नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि अंग्रेजी की परीक्षाएं ख़त्म हो गईं। दुर्भाग्य से कुछ 24 जिलों के ऐसे विद्यार्थी भी बचे जिनकी नहीं हुई, उनको सौभाग्य मान लीजिए। जिनका पेपर टल गया है अंग्रेजी का, उनके लिए तो और बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि अब आपको मौका मिल गया, खाली टाइम में आप अंग्रेजी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले जो 4 मार्च को, क्षमा चाहूँगा 4 अप्रैल ना, हाँ 4 अप्रैल को मैथमेटिक्स का पेपर है। उसके लिए आज हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारे साथ जुड़ेंगे डीके सर, जो कि आईआईटी रुड़की से एमएससी मैथमेटिक्स हैं और आज स्पेशली सिर्फ आप लोगों के लिए मेरे बुलाने पे सेशन में आए हुए हैं। एक्चुअली सर बोर्ड्स को नहीं पढ़ाते, फैक्ट बता दूं ईमानदारी से, सर जो है आईआईटी और जेईई की जो फाउंडेशन क्लासेस होती हैं उसी को लेते हैं। इसके अलावा बीएससी और एमएससी के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। बट मैंने सर से रिक्वेस्ट की है कि हमारे बच्चों के पास 4 दिन है, इस 4 दिन में सर आपको कुछ चीज़ें विशेष रूप से बताएंगे। बेसिकली आपको जो आज वो बताएंगे क्या, ये वो मॉडल पेपर है जो यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो वेबसाइट है upmsp.edu.in, उस पर यह पेपर पड़ा हुआ है। आप सभी लोग देखे होंगे, तमाम सारे चैनल वाले हैं जो इसी पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं। ओके, बट हमारे में और बाकी में अंतर बस ये है कि आज हम केवल ये पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इस पेपर के बारे में जानेंगे भी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं, उनका पैटर्न जानेंगे, तरीका जानेंगे, ताकि आप लोग अपने परीक्षा में प्रश्न बदल भी जाएं, अगर पैटर्न यही रहे तो आप बेहतर कर सकें। ओके, तो आइए बिना कोई समय इन्वेस्ट किए सीधे हम लोग चलेंगे सर के साथ और सीखेंगे कि मैथमेटिक्स के प्रश्नों को कैसे हल करें ताकि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले। तो आइए एक बार फिर से हम लोग स्वागत करेंगे डीके सर का। इसके पहले जब तक सर आते हैं, सभी सम्मानित शिक्षकगण, सभी सम्मानित अभिभावकगण और प्रधानाचार्यगण का सादर अभिवादन। प्यारे प्यारे बच्चों, आपको बहुत सारा आशीर्वाद, 100 में 100 गेन करने के लिए शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं सर के साथ अपना सेशन। आदरणीय डीके सर। नमस्कार दोस्तों, सर के रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों के भविष्य के लिए आया हूं। जैसा कि सर ने कहा कि बच्चों का भविष्य है, डीके सर थोड़ा कुछ इनकी हेल्प हो जाए। मैंने कहा ठीक है सर, जैसा आप कहें। तो जैसा कि सर ऑलरेडी बहुत कुछ आपको बता ही चुके हैं और हम जो है इस पेपर को सॉल्व करते हैं और इस पेपर को सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन देता है आपके एग्ज़ाम में तो ये क्या अप्रोच होता है। बेसिकली ये पेपर आपका नहीं आएगा, लेकिन इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और आपको उसको सॉल्व करना होगा। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट का 1 पार्ट करेंगे। फर्स्ट का हम जो है फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट का 1 दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू r, ठीक है। f फ्रॉम r टू r एक फंक्शन है और ये डिफाइंड कैसे है कि f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे है 3x है, ठीक है। हमको चेक करना है कि ये फलन एकैकी आच्छादक है या फिर बहुएक आच्छादक है या फिर केवल एकैकी आच्छादक नहीं है या फिर दोनों नहीं, एकैकी नहीं है और आच्छादक नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे 1 को एकैकी को प्रूव करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं कि हम क्या कर लेते हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि x1 नॉट इक्वल टू x2 से हम दिखाएंगे कि fx1 नॉट इक्वल टू क्या होगा, आपका fx2 होगा। दूसरा तरीका क्या है इसका कि आप जो है 2 इक्वल इमेजेस ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2, और आपको यहाँ पे प्रूव कर देना होता है कि दोनों के जो प्री इमेजेज हैं वो बिल्कुल भी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम एक ही अप्रोच को यूज करेंगे यहाँ से, ठीक है, एक अप्रोच को यहाँ से यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कि माना fx1 नॉट इक्वल टू
fx2, ठीक है। तो यहाँ सब क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x1 नॉट इक्वल टू कितना 3x2 हो जाएगी। यहाँ से हमने क्या शो कर दिया, यहाँ से x1 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि यदि दोनों इमेजेस इक्वल नहीं है तो उनकी प्री इमेजेस क्या होंगी, कभी भी इक्वल नहीं होंगी। यदि ये कोई फंक्शन इस रूल को फॉलो करता है कि दोनों इमेजेस के लिए, दो डिफरेंट इमेजेस के लिए दो डिफरेंट प्री इमेजेस मिले हमको, तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा एकाकी है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू कितना, हमारा जो 3x हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हमारा ये एकाकी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एकाकी, ठीक है। अब दूसरा क्या हमको आच्छादक प्रूव करना है कि ये फंक्शन आच्छादक है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो सेट है आपका R, यहाँ पे ये जो सेट है ये इसको हम कहते हैं सह-प्रांत। देखिए यहाँ पे f फ्रॉम आपका R टू R है, तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ये हम कहते हैं प्रांत हमारा, ठीक है। दिस इज प्रांत, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सह-प्रांत, माने डोमेन और कोडोमेन, दो चीज़ें बोलते हैं इसको, राइट। अब क्या होता है कि जब हमको आच्छादक आंटू प्रूफ करना होता है, हमको आच्छादक प्रूव करना होता है कि कोई फंक्शन जो है आंटू है कि नहीं है, तो क्या करते हैं कि सह-प्रांत से कोई हम एलिमेंट लेते हैं। यहाँ से इस सेट से क्या कर लेते हैं हम कि कोई एलिमेंट लेते हैं यहाँ से, जैसे मान लेते हैं कि इस सह-प्रांत से हम जो है यहाँ से एक एलिमेंट y लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम प्रांत में देखते हैं कि इसका कोई प्री इमेज बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि x जो है इसका प्री इमेज है y आपके वैल्यू के लिए, ठीक है। हमने इसको देखा कि y में सब, जैसे आच्छादक प्रूव करने के लिए क्या होता है, आच्छादक प्रूव करने के लिए क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो सेट, दो सेट होते हैं आपके प्रांत और सह-प्रांत, जैसे यहाँ भी R हो गया और यहाँ भी R हो गया, तो इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो छूटना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए कि आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट लें, आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट लें तो उसका कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पे आपको बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि y लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि कुछ है कि नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3x इक्वल टू कितना y हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा y/3 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पे इसके सह-प्रांत में कोई भी आप एलिमेंट जो है y चूज करते हैं, एक इमेज y लेते हैं, तो आपको इसके प्रांत में एक एलिमेंट मिल जाएगा, क्या आपको y/3 मिल जाएगा कि y/3 ऐसा मिल जाएगा कि f ऑफ y/3 क्या होने लगा, f ऑफ y/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू y/3 इक्वल टू, यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको y मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब है कि इस सेट में, इस आपके कोडोमेन में चाहे सह-प्रांत में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज यहाँ पर नहीं हो। तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, यहाँ पर मिल गया कि जो फंक्शन आपका fx इक्वल टू 3x है, ये क्या है आपका, ये हो गया आपका आच्छादक हो गया, ठीक है। तो ये आपका आच्छादक होता है। इसलिए अब देखिए ये 1 भी हो गया, आंटू भी होगा, माने एकाकी भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। तो इसका क्या हो गया, ये ऑप्शन आपका, ये आपका ऑप्शन जो है 1 आपका यहाँ पे ये आपका 1 सही हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 में, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 में। देखिए क्वेश्चन 2 कह रहा है कि हमारे पास जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n है और उस पर एक जो है संबंध डिफाइंड है, उस पर एक संबंध डिफाइंड है, और हमको जो है इसमें बताना है कि कौन सा इसमें जो एलिमेंट है उस संबंध में है अथवा नहीं है, ठीक है। तो आप जो है एक सवाल का आप जो है जवाब दीजिए हमको कि फलन और संबंध में क्या अंतर होता है, फलन और संबंध में क्या अंतर होता है। देखिए फलन और संबंध क्या होते हैं, फलन और संबंध क्या होते हैं फलन और संबंध क्या होते हैं कि ये एक तरह का मशीन है, ठीक है, और ये f हमारा मशीन है। यहाँ पे क्या करते हैं, यदि हम एक इनपुट देते हैं और हमको क्या मिल जाए कि केवल हमको एक आउटपुट मिले, यहाँ पे यदि केवल हमको एक इनपुट पे एक आउटपुट मिलता है तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा फलन हो गया, ठीक है। और दूसरी मशीन ऐसा है हमारा कि यहाँ पे हम जो है एक इनपुट दें यहाँ पे और हमको जो है एक से ज़्यादा आउटपुट मिलने लगे, ठीक है। जैसे fx1 हो गया, यहाँ पे fx2 हो गया, ये क्या होगा, एक से ज़्यादा आउटपुट होने लगे। तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे, इस केस में हम इसको बोलेंगे संबंध बोलेंगे, ठीक है। संबंध जैसे फलन क्या होता है, फलन जो होता है ये
फलन जो होता है ये संबंध का स्पेशल केस होता है, ठीक है। ये संबंध का क्या होता है, ये स्पेशल केस होता है, ठीक है। ये फलन भी आपका संबंधी होता है, लेकिन ये क्या होता है, स्पेशल केस होता है। इस केस में क्या होता है कि ये फलन जो, जब यही संबंध जो है जब एक इनपुट के लिए केवल एक आउटपुट देता है तो इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको फलन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा ये है कि R कैसे डिफाइंड है। R डिफाइंड है आपका 1 ख। R आपका कैसे डिफाइंड है, R इज इक्वल टू, ये आपके पास क्रमित युग्म हो गया, क्रमित युग्म ए बी सच दैट ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू कितना, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, सॉरी ये जो है ए इज इक्वल टू कितना है, बी डिफरेंस 2, बी डिफरेंस 2 है और बी की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 6 है। और एक चीज़ और इसमें है कि ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, दोनों आपके नेचुरल नंबर होने चाहिए, क्योंकि आपका जो रिलेशन किस पे डिफाइंड है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे ही डिफाइंड है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला जो ऑप्शन है इसमें कह रहा है, इसमें क्या दिया है कि ए की वैल्यू आपको 2 दे दिया है और बी की वैल्यू कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बी की वैल्यू आपको हमेशा 6 होनी चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। पहला ऑप्शन क्या होगा आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये नहीं होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। फिर दूसरे में आ जाते हैं हम। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, इसमें 3 और 8 है यहाँ पे, ठीक है। 3 और 8 है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ए की वैल्यू क्या कर देते हैं यहाँ पे, हम ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से, अगर इसको हम ऑर्डर्ड पेयर ए बी के रूप में लिखें तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगी और बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। अब हम चेक करते हैं कि क्या ए इक्वल टू 3 के लिए बी 8 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे आप इसके संबंध के परिभाषा में रखिए। संबंध की परिभाषा क्या है कि ए और बी क्या है, ए इक्वल टू बी माइनस टी से 2 से जुड़े हुए हैं। ए की वैल्यू आप यहाँ पर रखिए, ए की वैल्यू कितनी है, 3 आपकी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 3, और यहाँ से 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी माइनस 2, देयरफॉर कितना मिल जाएगा, बी इक्वल टू मिल जाएगा आपको 5, बी इक्वल टू कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब ये बताइए यहाँ पे क्या ये जो b इक्वल टू 5 है क्या 8 के बराबर है, ये 8 के बराबर आपका नहीं है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ये जो 3 और एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ पे जो 3 और 8 एलिमेंट होगा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपके ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आ जाइए थर्ड पे आ जाइए। यहाँ पे अब जो है आप यहाँ पे आ जाइए थर्ड पे, ठीक है। तीसरा क्या है, थर्ड जो आपका है ऑप्शन वो है 6 और 8 है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं ए और बी के इक्वल। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ए इक्वल टू मिल जाएगा 6 और यहाँ से बी इक्वल टू मिल जाएगा आपको 8 मिल जाएगा, राइट। तो अब जो है आप जो संबंध की जो परिभाषा है उसमें हमको a इक्वल टू 6 रखने पर b इक्वल टू क्या होना चाहिए, 8 मिलना चाहिए, ठीक है। तो संबंध की परिभाषा क्या है, तो संबंध a और b में ऐसा है कि a इक्वल टू कितना है, b माइनस 2 है। अब जो है आप a की वैल्यू 6 पुट करिए, तो a की वैल्यू 6 रखने पर कितना मिल गया, 6 इक्वल टू b माइनस 2, देयरफॉर व्हाट यू गेट 6 इक्वल टू, आप 2 यहाँ पे दोनों तरफ ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, b इक्वल टू 8 मिल गया। क्या हो गया, ये इक्वल है कि नहीं है, ये 8 के इक्वल है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 6 और 8 क्या हो जाएगा आपका, ये इस R में है, मतलब इसको सेटिस्फाई करता है, इसकी परिभाषा को सेटिस्फाई करता है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 8 सही हो गया और यहाँ पे जो पहला था वो क्या था हमारा, दिस वन था, ठीक है। चलिए अब जो हम क्वेश्चन थर्ड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड करते हैं तो 1 का यहाँ पे फर्स्ट का जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या हमारा, एक समाकलन है। समाकलन क्या है आपका, दिया हुआ है i इक्वल टू इंटीग्रेशन, i इक्वल टू समाकलन x e पावर x दिया हुआ और यहाँ पे क्या है आपका dx, राइट। देखिए तो आपने एक रूल पढ़ा होगा आइलेट रूल, ठीक है, ILAT और E। यहाँ पे ये क्या होता है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है। क्या होता है ये इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है। ये प्रतिलोम जो है त्रिकोणमितीय फलन होता है, इसको हम कहते हैं ये हो गया हमारा प्रतिलोम, ठीक है। और ये त्रिकोणमितीय यहाँ पे ये फलन हो गया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और ये क्या हो गया, ये लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया, यहाँ से लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया। इसको हम अंग्रेजी में ही लिख देते हैं क्योंकि हिंदी में लिखना डिफ़िकल्टी हो रही है। इसको हम कहेंगे
इसको क्या कहेंगे हम, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल। और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये फंक्शन, ये क्या हो जाता है, ये लॉग फंक्शन हो जाता है। ये क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो जाता है, लाइक कितना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका साइन यहाँ पे, और कोसाइन ये हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल हो जाता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप देखिए आइल्यूट रूल के अनुसार ये जो x है ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके अलजेब्रिक में, ठीक है, आपका यहाँ पे आ जाएगा ये अलजेब्रिक में आ जाएगा यहाँ पे। और जो e पावर x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो जो आपके दाईं तरफ होता है हमेशा उसको दूसरा फंक्शन माना जाता है। जो हमेशा जो दाईं तरफ होता है, इस आइलेट में जो दाईं तरफ होता है उसको हमेशा जो है आपको दूसरा फंक्शन माना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हम इसको दूसरा फंक्शन मानेंगे और यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको पहला फंक्शन मानेंगे, राइट। देखिए अब जो है हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो ये हो जाएगा, इसको हमने कर दिया डिलीट। अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या इंटीग्रल आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड का जो फर्स्ट इंटू सेकेंड की जो फार्मूला होता है उसमें देखिए क्या होता है, फर्स्ट इंटू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ आपका सेकेंड इंटू डी एक्स हो जाता है, माइनस कितना हो जाएगा डी एक्स ऑफ कितना, डी एक्स आपका फर्स्ट हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकेंड का कितना, आपका यहाँ पे सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और पूरे का क्या हो जाता है आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे पूरे का आपका इंटीग्रेशन हो जाता है, राइट। ये हो गया, इसी से हम करेंगे यहाँ पर। देखो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए ये हो जाएगा इसको इसी आधार पर करेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। यहाँ पे ये एक चीज़ जो है डबल इंटीग्रल नहीं रहेगा यहाँ पे, इसको हम करेंगे 1 मिनट। ये जो चीज़ होगी ये नहीं रहेगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं रहेगी, यहाँ पे केवल एक चीज़ रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई पावर एक्स हो जाएगा, राइट, ये ई पावर एक्स हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई पावर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे पुनः जो है ये जो भी वैल्यू उसको क्या करना होता है, हमको इंटीग्रेट करना होता है। तो सो क्या मिल जाएगा हमको, एक्स इंटू कितना होगा, ई पावर एक्स हो गया, और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे कितना मिल जाएगा, ई पावर, ये बन जाएगा आपको ई पावर एक्स 1 में मल्टीप्लाई करने पर, और ये हो गया हमारा डी एक्स, राइट। अब देखो अब जो है ये हो गया हमारा, अब जो है इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, ये क्या मिल जाएगा आपको, ई पावर एक्स मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ई पावर एक्स को आप कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा, एक्स ई पावर एक्स -1 हो गया, यहाँ पे प्लस सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे एक्स -1, यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दिया है, क्या दिया है आपको, एक्स -1 ई पावर एक्स दिया है, और ये प्लस सी, यहाँ पे सी इन्होंने नहीं दिया है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, केवल हमको इसी से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो ऑप्शन है कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा एक्स -1 ई पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि एक अवकल समीकरण दिया हुआ है, इसकी हमको कोटि निकालनी है, ठीक है। एक अवकल समीकरण दिया हुआ है और इसकी हमको कोटि निकालनी है। देखिए यहाँ पे ये जो है पहले का जो है आपका फर्स्ट का क्या है, ये फर्स्ट का 4th क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये दिया हुआ है 2x, कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर d2y ओवर कितना, d2y ओवर dx स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3, और हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, और प्लस आपका y इक्वल टू ये 0 दिया। इसकी कोटि निकालनी है। देखिए तो कोटि क्या होती है कि जो हाईएस्ट यहाँ पे इसको कहते हैं हम, इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, देखिए हाईएस्ट ऑर्डर की जो डेरिवेटिव होती है यहाँ पे कितना हो जाएगा हमको, हाईएस्ट ऑर्डर की जो डेरिवेटिव हो जाएगी, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है यहाँ पे है हमको क्या, d2y ओवर dx स्क्वायर, और इसकी ऑर्डर कितनी है,
इसकी ऑर्डर जो है आपको, इसकी ऑर्डर है 2। तो जो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर जो है, इसकी जो डिग्री, इसकी जो ऑर्डर होता है, इसकी जो कोटि होती है, इसकी जो कोटि होती है, वही पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाती है, हमारी कोटि हो जाती है। तो पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन कोटि कितनी हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें बताइए। 2 दिया है तो ये आपका हो जाएगा 4th का आपका पहला। ठीक है, इसमें जो भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे आपको, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी प्रेजेंट होता है, वो जितनी बार भी यहाँ पर डिफरेंशिएटेड होता है, उसी को क्या करते हैं हम, उसी को उस क्वेश्चन का पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाता है, ये कोटि बन जाती है। ठीक है, और आपका जो यहाँ पर 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट का 5th दिया हुआ है, वो है फर्स्ट का 5th जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कितना है, आपके 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं और ये क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, माने परस्पर लंब है। तो हमको एक कांस्टेंट है लेमडा, उसकी वैल्यू हमको निकालनी, उसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 1 और ये दिस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 2 वेक्टर, यहाँ पर आप देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि यदि ए वेक्टर और 2 वेक्टर हमारे पास क्या है, 2 वेक्टर्स, लेट A एंड B वेक्टर B 2 वेक्टर्स, राइट, 2 वेक्टर्स। यहाँ पे A और B 2 वेक्टर्स हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ, और यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है कि A और B क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो आप जानते हैं क्या होता है कि A वेक्टर और डॉट यहाँ से B वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A इंटू बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा cos। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा रहता है। अब ये कितना हो जाएगा, AB यहाँ पे क्या हो जाएगी, cos 90। तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, AB इंटू 0। क्यों, सिंस यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना मिल जाएगा आपको, A वेक्टर इंटू B वेक्टर इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे होती है कि जब ये 2 वेक्टर्स कंपोनेंट वाइज होते हैं तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इनकी वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है A1 B1 प्लस आपका कितना A2 B2 प्लस कितना हो जाएगा A3 B3 हो जाएगा। और ये क्या, इसकी वैल्यू कितनी है, टोटल आपकी 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि A वेक्टर की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपका दिया हुआ है 2i प्लस यहाँ पे j कैप, यहाँ पे k कैप, और B वेक्टर की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये है हमारा i कैप माइनस यहाँ पे कितना है 4j कैप और प्लस कितना है आपका लेमडा k कैप। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा, अब इसको कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे A1i प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे A2j और प्लस कितना, ये हो जाएगा A3k कैप। ठीक है, B वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से B1i कैप, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा B2j कैप और प्लस कितना B3 की, यहाँ पे कितना हो जाएगा B3 आपका k कैप हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें रख लेना है, इस वाले सेक्शन में आपको पुट कर लेना है, राइट, इस वाले सेक्शन में आप पुट कर लीजिए। तो A1 और B1 की वैल्यू आपस मल्टीप्लाई हो, A1 की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, A1 की वैल्यू 2 हो गई और B1 की वैल्यू कितनी हो गई, हमारी B1 की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देयरफॉर 2 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा A2 B2, यहाँ पे हमको क्या है A2 B2 है, तो यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी है 1 है, B2 की वैल्यू कितनी है -4 है, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे A3 B3, तो A3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, k का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे k का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 1 है, और यहाँ पे A3 की वैल्यू 1 हो गई और B3 की वैल्यू कितनी हो गई लेमडा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमको 0 आ रहा है, तो यहाँ पे रख लेंगे हम 0। देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है ये, 2 - 4 और प्लस लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ से क्या हो गया -2 और प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बताइए कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, ऑब्वियस ही बात है कि -2 में जब +2 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 0 मिलेगा, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। अब देख लीजिए ऑप्शन में लेमडा दिया हुआ है, क्या लेमडा की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपके ये आपका दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, राइट, समझ में आ गई बात। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमको दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आपका दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है क्या है आपका 2 का, दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है ये दिया हुआ है कि cot इनवर्स 1 - 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो मुख्य मान होता है किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो मुख्य मान होता है, ठीक है, जो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो मुख्य मान होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ये हमेशा 0 से और कितना होता है
2 पाई के बीच में होता है, ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में होता है। यहाँ पे कितना दिया हुआ हमको, थीटा इज इक्वल टू है कितना, कॉट इनवर्स ये है कॉट इनवर्स और है हमारे पास 1/√3 है, ठीक है। अब इसको दोनों तरफ अगर हम कॉट ले लेंगे कितना बन जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 आपको कितना मिल जाएगा, √3। अब आप ही बताइए अगर कॉट इज इक्वल टू 1/√3 इसको और सिंप्लीफाई कर लें अगर हम, तो टैन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो टैन थीटा √3 कब बनता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 60 डिग्री हो जाती है, राइट। जब हमारी क्या हो जाती है वैल्यू 60 डिग्री हो जाती है तो ये क्या हो गया हमारा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य मान जो हो जाएगा, यहाँ पे मुख्य मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है कि हमको दिखाना है कि फलन f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 0 पे संतत है कि नहीं है, ठीक है, संतत है कि नहीं है। तो दूसरे का जो है ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरे का आपका दूसरा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि फलन f(x) इक्वल टू कितना है, f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है और हमको चेक करना है कि x बराबर 0 पर यह संतत है कि नहीं है, ठीक है, संतत है या नहीं, यही हमको चेक करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे संततता चेक करने के लिए थोड़ा सा आप डीप में जाएंगे। पहले तो इसे ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। ग्राफ जो हो जाएगा वो बड़ा हेल्प कर देता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। जैसे ये x हो गया हमारा, ये y एक्सिस हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ हो जाएगी ये किसकी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी f(x) इक्वल टू किसकी, मॉडुलस ऑफ x की ग्राफ हो जाएगी, ठीक है। ये मॉडुलस ऑफ x की ग्राफ हो जाएगा हमारी, ठीक है। अब जब संततता चेक करते हैं यहाँ पे तो ये इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, टेक्निकल चीज़ क्या है इसमें, तो टेक्निकलिटी इसकी ये है कि लिमिट आपकी, ठीक है, लिमिट आपके किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हमको चेक करना है ये पॉइंट क्या है आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है टेक्निकल चीज़ है वो क्या है, उस पॉइंट पे हमारी क्या होनी चाहिए कि फंक्शन की वैल्यू के फलन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट दो भागों में टूट जाता है, किसमें, आपके लेफ्ट हैंड लिमिट में, और क्या हो जाता है आपकी राइट हैंड लिमिट हो जाती है, और फिर क्या हो जाती है ये फंक्शन की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूँकि मॉडुलस ऑफ x है तो इसको डायरेक्ट जो है लिमिट जो है कैलकुलेट करना ये आसान तो है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको एलेबोरेट में समझाते हैं कि कैसे होगा इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे अप्रोच करेंगे, किधर से, लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, और जब राइट हैंड लिमिट निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम इसको राइट से 0 की तरफ जाते हैं। तो जब लेफ्ट से 0 की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर कई सारे नोटेशंस यूज किए जाते हैं, जैसे fa-0 यहाँ पर हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू आपका a माइनस यहाँ पे f(x) हो जाता है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली हमको किस पे, हमको जो है किस पे चेक करना है लेफ्ट लिमिट, वो किस पे है, x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट आपकी हो जाएगी x टेंड टू कितना, ये हो जाएगी इसको हम रखेंगे h, यहाँ पे h रखेंगे और क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी 0 माइनस h। क्यों ऐसा करते हैं कि जब हम लेफ्ट से चलते हैं तो x की वैल्यू को क्या शो करते हैं, हम a माइनस h रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे, a की वैल्यू 0 है तो कितना हो जाएगी हमारी 0 माइनस h। जब राइट से चलते हैं हम तो राइट से लिए x की किससे रिप्लेस करते हैं, हम a प्लस h से रिप्लेस करते हैं और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0 प्लस h हो जाएगी। इसके पीछे बड़ी स्टोरी है कि क्यों ऐसा करते हैं हम, ठीक है, डिटेल में हम पढ़ाएँगे आपको तो बताएंगे। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगी, अब इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे 1 मिनट, जब इसको हम यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, रुक जाइए, यहाँ पर लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, इसको हम रखेंगे h, इसको हम रखेंगे h, ये हो जाएगा h टेंड टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जो है क्या कर लीजिए, लिमिट यहाँ पे h टेंड टू 0 कर लीजिए और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करिए, कितना है फंक्शन की वैल्यू कितनी हमारी मॉडुलस है, तो इसको जब मॉडुलस में रखेंगे कितना मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ 0 माइनस h हो गया, यहाँ पे कितना हो गया। अब बताइए कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है, ठीक है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो किसी भी नेगेटिव वैल्यू क्या कर देता है, किसी भी नेगेटिव वैल्यू क्या बनाता है, वो पॉजिटिव बना देता है। तो क्या होगा, जैसे माइनस h रखेंगे तो कितना हो जाएगा, h बाहर आ जाएगा हमारा और h की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट आपका
जैसे ही जीरो रखेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो गई हमारी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई वो हो गई हमारी जीरो, ठीक है। सिमिलरली चेक कर लेंगे हम यहाँ पे, सिमिलरली क्या चेक कर लेंगे हम, जो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी वो कितना लिखेंगे हम इसको, कई सारे नोटेशन है, जैसे ए प्लस जीरो हो गया यहाँ पे और दूसरी नोटेशन क्या हो सकती है, लिमिट एक्स टेंड टू कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका ए प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। चलिए एक्स बराबर हम जीरो पे चेक करेंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड टू कितना जीरो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, यहाँ पे जीरो लिखेंगे। और जैसे ही क्या कर लेंगे हम, एच इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, तो एच के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कितना हो जाएगा, जब राइट हैंड लिमिट लिखते हैं तो एक्स को किससे रिप्लेस कर देते हैं हम, एक्स को जीरो प्लस एच से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको आप फंक्शन में रखिए, फंक्शन में रखेंगे कितना मिल जाएगा, जीरो प्लस एच मिल जाएगा, ठीक है। अब बताइए ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर है तो कितना देगा, ये पॉजिटिव दे देगा हमको, और ये हो जाएगा एच। यहाँ पे एच की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे हम, जीरो पुट कर लेंगे, जीरो पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो राइट हैंड लिमिट कितनी हो गई, राइट हैंड लिमिट भी हमारी हो गई जीरो, ठीक है। और चलिए और अगला जो है पॉइंट इसमें वो क्या है कि फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे कितना है, जीरो है हमारा, कितना है हमारा, ये हमारा जीरो पर हमको इसको कैलकुलेट करना है, कितना हो जाता है, मॉडुलस ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ जाती है, जीरो। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, तीनों वैल्यू क्या आ गए, सिंस यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है जीरो पर, वो टोटल कितनी है, सभी बराबर गए आपस में। तो जब सब बराबर गए तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, मॉडुलस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, ये हो जाएगा, ये संतत हो जाएगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई ब्रेकेज नहीं होगा, ये टूटा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके दूसरे का सवाल हो गया। और इसको और छोटे में बनाया जा सकता है, लेकिन अब इसको आप समझिए कि डीप में कैसे करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इसको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे संतत का क्या मीनिंग है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दूसरे का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, दूसरे का जो थर्ड पार्ट है इसको कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे का जो थर्ड पार्ट है वो है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस कितना है आपका यहाँ पे एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ये डी टू वाई हमारे पास दिया है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस कितना है एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और कितना है यहाँ पे माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स है, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ इक्वल टू कितना दिया है, जीरो दिया, ठीक है। अब देखिए हमने अभी बताया है कि जब कोटि निकालते हैं तो क्या करते हैं इसमें कि जो पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो डेरिवेटिव होता है, चाहे अवकल गुणांक होता है, उसको चेक कर, उसी को हम देखते हैं। तो यहाँ बताइए ये जो डेरिवेटिव है ये कितने, ये जो है अवकल गुणांक है ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, केवल एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। यहाँ भी क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी क्या है आपको एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। यहाँ पर वाई कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ पर वाई आपको दो बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो जब वाई दो बार डिफरेंशिएट हुआ है इसका मतलब क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर यही हो जाएगा, और इसका जो ऑर्डर हो जाएगा पूरे के पूरा अवकल समीकरण क्या बन जाता है, हमारी कोटि बन जाती है। तो पूरे के पूरे अवकल समीकरण की जो कोटि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है। और जब घात निकालते हैं, तो क्या कर देते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया अवकलन जिसका किया गया होता है, मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसी पर जो पावर होता है उसी को हम चेक करते थे। यहाँ पर पावर कितनी है आपकी 1 है, तो घात इसकी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो सिंपली इसको ऐसे लिख देना है कि कोटि आपकी 2 हो जाएगी और घात कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आपका थर्ड पार्ट, राइट, ये हो गया। अब फोर्थ है, दूसरे का फोर्थ, ठीक है, दूसरे का फोर्थ बनाते हैं आपको। तो कुछ कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है, अवरोध इसको कहते हैं, कोई इस कंस्ट्रेंट्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम अवरोध कहते हैं। दूसरे का फोर्थ पार्ट है, रुक जाइए इसको थोड़ा सा हम दूसरे का फोर्थ पार्ट बताते हैं। इसमें क्या है कि हमको इसको मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, किसका मैक्स निकालना है या फिर मिनिमम निकालना है, किसका एक फंक्शन दिया हुआ है कितना 3x + 4y दिया हुआ है,
यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस 4, 3x और प्लस कितना है यहाँ पे 4y दिया हुआ है, राइट। तो कंस्ट्रेंट्स क्या दी हुई यहाँ पे, अवरोध जो है, अवरोध क्या है, जिनके बाउंड्री में रह के हमको जिनकी बाउंड्री में रह के हमको चेक करना है, ठीक है। एक बार रुक जाइए, इसको हम थोड़ा सा और फिर से लिख देते हैं। ये हो जाएगा, हमको मैक्स निकालना है इसका या फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है हमको, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमको मैक्सिमाइज़ करना है z इक्वल टू कितना 3x और प्लस कितना है हमको 4y है, z इक्वल टू 3x प्लस 4y है। और अवरोध क्या दिया हुआ बताइए, अवरोध जो हमारे पास है वो है x प्लस वाई लेस आर इक्वल देन 4, ये पहला है। x प्लस वाई लेस आर इक्वल देन 4, ये पहला आपका अवरोध है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, x आपका 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए और y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 ये होना चाहिए, ठीक है। इस कंसेप्ट को पहले बनाइए। तो एक ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। एक हम जो है ग्राफ से इसको बताते हैं पहले। एक ग्राफ जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए, जो x प्लस वाई जो लेस आर इक्वल देन 4 है यहाँ पे, तो ये जो ग्राफ हो जाएगा ये बताइए ये कट कहाँ करेगा इसको, ठीक है। जैसे ही क्या पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 0, यहाँ पे जब आप y इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं तो हमको ये पॉइंट मिलता है और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 4,0। जैसे ही आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट मिल जाता है वो कितना हो जाएगा आपका 0,4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि x प्लस वाई लेस आर इक्वल देन 4 होना चाहिए, इसका मतलब कौन सा रीजन कह रहा है कि जो इसके बिलो में है उस रीजन को ये बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर इक्वल देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो अबव रीजन है वो कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे y ग्रेटर इक्वल देन 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये रीजन हो गया यहाँ से, तो ये हो गया 0 0 हमारा, ठीक है। ये कॉमन रीजन है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट मिल गए हमारे पास, 3 यहाँ पे ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट मिल गए जहाँ पे हम इसकी वैल्यू मैक्सिमम देख सकते हैं, ठीक है। अब चेक कर लीजिए यहाँ पे, तो z की वैल्यू किस पे हमको चेक करनी है, सबसे पहले 0 0 पे देख लीजिए। तो आप 0 0 पे देखेंगे, चेक करेंगे तो कितना होगा, 3 प्लस 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 0, टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ गई, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्या आपका आप जो है ए पे चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा 4,0, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 और प्लस कितना 4 इंटू आपका 0, ये कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 0, दिस इज 12, राइट। ये हो गया आपका 12 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ओके। और जो थर्ड है यहाँ पे कितना है वो 0,4 है, इस पर हम देख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 3 इंटू कितना 0 और प्लस कितना 4 इंटू 4, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 0 प्लस 16, तो कितना होगा टोटल 16 होगा। अब देखिए इन तीनों वैल्यूज़ में ये कितना है 0 है हमारा, ये कितना है 12 है, ये कितना है 16 है। तो यहाँ पर जेड मैक्सिमम की वैल्यू किस पे मिल रही है हमारी 0,4 पे, और ये वैल्यू कितनी है 16 है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा आंसर, राइट, ओके। अब हम जो है दूसरे का फिफ्थ का पार्ट करते हैं। तो दूसरे का जो फिफ्थ पार्ट है वो है, दूसरे का जो फिफ्थ पार्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमको क्या इनपुट दिया हुआ है, इनपुट क्या दिया हुआ है हमको, कोई इवेंट ए है, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है कितना 1/3, फिर 1/3 है 7/3 है, ये है हमारा 7/13। फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी है दूसरे इवेंट की PB इक्वल टू कितना 9/13, राइट। और है PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू कितना है 4/13 आपका, ठीक है। ये हमारे पास 4/13 है। हमको P ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मतलब
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसकी वैल्यू हमको क्या है फाइंड आउट करनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हमको ए की प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करनी है जब घटना बी हो चुकी होती है। जब घटना बी हो चुकी होती है और ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो इसकी वैल्यू कैसे निकाला जाता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपन कितना हो जाएगा हमारा पी। ये बहुत सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना है। देखिए अब ये कितनी है वैल्यू यहाँ पे, ये है 4/13 हमारा। पी वी की वैल्यू कितनी है हमारी 9/13 है यहाँ पे, दिस इज़ 9/13। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट 1 हो जाएगा। यहाँ से ये कितना मिल जाएगा हमको 4/9, तो ये हो जाएगा हमको 4/9। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है कि जब बी घटित हो चुकी हो, ए की जो है घटना हो रही हो, तो कितना हो सकता है इसमें, ठीक है। ये इस पे बी पे डिपेंड करता है कि बी हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, ठीक है। 3 का फर्स्ट है, तो 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है कि आपके पास 2 सेट दिए हुए हैं। सेट ए में क्या है, 2 समुच्चय हैं। पहले समुच्चय में 2 एलिमेंट हैं और दूसरे समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं आपके पास, ये भी 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। हमको पूछ रहा है कि ए से और बी में जो संबंधों की संख्या है वो कितनी होगी, ठीक है। हमको पूछ रहा है कि ऐसे कितने आर होंगे, ऐसे रिलेशंस की संख्या कितनी होगी जो ए से बी में होगी, ठीक है। तो इसकी टोटल जो वैल्यू होती है कुल संबंधों की संख्या, ठीक है, कुल संबंधों की संख्या। देखिए इसको हम थोड़ा सा और हम मान लेते हैं कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, पी एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, हमारे क्यू एलिमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्यू एलिमेंट है। तो कुल जो संबंध हो जाते हैं, कुल संबंधों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमको 2 टू द पावर p इंटू क्यू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, p की वैल्यू कितनी है, यहाँ से सेट a में एन ए की वैल्यू जो हो जाएगी p इज इक्वल टू कितना 2 हो जाएगी। एन बी में कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो कुल संबंधों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी बताइए। कुल संबंधों की संख्या यहाँ पे जो हो जाएगी, इसको रख देंगे 2 टू द पावर कितना 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर यहाँ पे 4, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 16 हो जाती है, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, राइट। हाँ, तो ये हो गया। अब थर्ड जो है सेक्शन का फर्स्ट पार्ट कर लिया हम लोगों ने, हमको थर्ड सेक्शन का पार्ट 2 करना है। थर्ड सेक्शन का पार्ट 2 करना है, राइट। थर्ड सेक्शन का पार्ट 2 देखिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अवकल जो समीकरण है हमारे पास, अवकल जो समीकरण है वो क्या है, अवकल जो समीकरण है यहाँ पे हमारे पास वो है d2y ओवर कितना dx², और यहाँ से प्लस y इक्वल टू कितना है 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है कि हमको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है, क्या फंक्शन क्या दिया हुआ है, a sin x प्लस b cos x, यहाँ पे a sin x और प्लस यहाँ पे क्या है b cos x, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये हमको बताना है कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। मतलब क्या हो जाएगा कि y के जगह पे हम इसको अगर पुट करें, y की जगह पे हम इसको पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, दोनों हमारे पास इक्वल आना चाहिए। तो क्या है यहाँ पर y को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो इसको पहले आप 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना मिल जाएगा dy/dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये हो जाता है हमारे पास cos x। cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है, ये कितना हो जाता है हमारा बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे कितना sin x हो जाएगा, ठीक है। एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा d2y कितना d2y/dx²। ये a है, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये बन जाएगी हमारी कितनी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाता है, और प्लस यहाँ पे कितना है b माइनस sin x है। यहाँ पे केवल sin x को ही आप ध्यान दीजिए, sin x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन ऑब्वियस सी बात है कितना होता है हमारा cos x। अब दोनों जगह क्या है माइनस है, तो माइनस आप जो है क्या कर लीजिए बाहर कॉमन कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a sin x और प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस b sin x, माइनस
b यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा cos x हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन इसको 1 माने अगर, तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1। इसमें जब पुट करेंगे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -a sin x रख लीजिए, और कितना माइनस यहाँ पे b cos x प्लस y है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है आपके पास, y की वैल्यू दी हुई है a sin x हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस कितना दिया हुआ है यहाँ पे b, और दिस इज cos x, ठीक है, b cos x हो जाएगा। अब देखिए a sin x से माइनस a sin x का इफेक्ट 0 हो जाएगा यहाँ पे, b cos x से और माइनस b cos x का इफेक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल इफेक्ट कितनी जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये मिल गया कितना, राइट हैंड साइड ऑफ क्या, राइट हैंड साइड ऑफ 1 मिल गया। तो ये क्या हो गया हमारा, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि y = a sin x और प्लस कितना b cos x 1 का क्या हो जाएगा, 1 का क्या है ये, 1 का ये y = a sin x प्लस b cos x 1 का सलूशन है, माने हल है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ये हल, हमको यही दिखाना था कि ये हल है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 3 का, थर्ड का हमारा जो तीसरा पार्ट है, वो हमको इसके दो वेक्टर्स हैं और इनके बीच का हमको क्या चाहिए, इनके बीच का हमको एंगल चाहिए, ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए। तो a वेक्टर इक्वल टू कितना दिया है आपको, a वेक्टर इक्वल टू i - 2j i कैप माइनस 2j कैप और प्लस कितना है 3k कैप, ठीक है, 3k कैप हो जाएगा यहाँ पे। और जो दूसरा वेक्टर है 3i - 2j प्लस k, b वेक्टर इक्वल टू 3i - 2j 3i - 2j और प्लस कितना है k कैप है, ठीक है। देखिए इस एंगल को निकालने की कई सारी विधियाँ हैं, ठीक है। तो जो सबसे आसान विधि वो ये है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाता है, हम इसको लिखते हैं a b, यहाँ पे क्या लिखते हैं cos थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए कि cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपन कितना a इंटू b हो जाएगा, है ना, a इंटू बी हो जाएगा। तो अब जो है सेंस यहाँ पर देखिए, नाउ क्या कर लेंगे हम यहाँ से कि पहले a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो a वेक्टर और डॉट b वेक्टर, चूँकि यहाँ पे कंपोनेंट वाइज दिया हुआ है, अलग अलग कंपोनेंट दिया हुआ है, तो इसको हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, a1 b1 प्लस कितना हमारा a2 b2 और प्लस कितना हो जाएगा हमारा a3 b3। अब आप कहेंगे कि a1 b1 क्या है, तो यहाँ पे i का जो कोफिशिएंट है वो a1 है, j का जो कोफिशिएंट है वो कितना है b1 है, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा a2j कैप और प्लस कितना हो जाएगा ये a3k कैप, ठीक है। दूसरा जो वेक्टर है वो है b1i प्लस ये हो जाएगा b2j और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे b3 हमारा यहाँ पे हो जाएगा k कैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जो है तुलना करके कंपेयर कर लीजिए, i का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी है -2 है, यहाँ पे -2 हो गई, b2 की वैल्यू कितनी है, ये भी -2 है, फिर हमारा a3 की वैल्यू कितनी है 3 है, और b3 की जो वैल्यू है वो 1 है। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई, ये 3 हो गया, दिस इज़ 4, दिस इज़ 3, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारी 10, ठीक है। अब स्मॉल a और स्मॉल a जो मॉडुलस वैल्यू है a इक्वल टू कितना, एंड a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a वेक्टर, ये क्या हो जाता है रूट में आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा ये a3 स्क्वायर, है ना। तो इसको देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज़ 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज़ हमारा ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, है ना। रूट में इसको पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 4 और प्लस 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, रूट में आपका 14 हो जाएगा, है ना, रूट में 14 हो गया। और b वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, b की जो वैल्यू हो जाएगी b इक्वल टू कितना मॉडुलस ऑफ b वेक्टर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा b3 स्क्वायर, ठीक है, b3 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, अब इसको पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, ये 3 स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना ये हो जाएगा 1 का, इसको रूट में रख लेंगे, ये भी जो है ये भी जो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितना, ये भी बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी 9 + 4 और प्लस 1, ये कितना हो जाएगा हमारा रूट में 14 हो जाएगा, रूट में 14 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए, तो देयरफॉर अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, cos थीटा इक्वल टू कितना
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान ए इंटू बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है, हमारी आई है ये 10। तो यहाँ पे कितना आया है, ए की वैल्यू रूट में 14 है, दूसरे की वैल्यू भी कितनी है, रूट में 14 है, कितना हो जाएगा 10 अपान, ये हो जाएगा 10 अपान, दोनों रूट में है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा यहाँ पे 14 मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम अगर सिंपल फॉर्म में लिखें तो कितना बन जाएगा, 5 बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि दिस इम्प्लाइज यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हमको मिल गया, क्या 5/7 मिल गया। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो थीटा का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, कॉस इनवर्स कितना हमारा हो जाएगा 5/7। ठीक है, कॉस इनवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपका ऐसे बनेगा। चलिए क्वेश्चन हम जो है थर्ड के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड का जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है हमारे पास, कि 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और उनको एक क्वेश्चन दी जाती है कि भैया आप जो है इसको सॉल्व करिए। तो जो स्टूडेंट ए है उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं, 50%, 1/2 मीन्स 50%। जो स्टूडेंट बी है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने चांसेस है उसके, 1/3 मीन्स 33.33% हो जाएगा। और जो सी है उसके चांसेस कितने हैं, 1/4 इज इक्वल टू 25% ये चांसेस हैं। तो अब जो है ये कहना है कि तीनों उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो ये जो इवेंट है, ये जो घटना है इंडिपेंडेंट है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ए सॉल्व कर लेगा तो बी भी कर ले, चाहे सी भी कर ले, या फिर बी सॉल्व कर ले तो दोनों सॉल्व ना करें। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं पहले कि क्या दिया हुआ है। तो पी ए इज इक्वल टू यहाँ पे ये है फर्स्ट स्टूडेंट को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है दिस इज़ 1/2, ये 50% है। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/3 है। तीसरे स्टूडेंट को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हमारी वो है 1/4 मीन्स 25%। ठीक है, तो अगर इसको मिल को सॉल्व करें तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है तीनों मिल को इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले को आप जो है जानते हैं, जो 3 यूनियन होता है उसको कैसे लिखते हैं, पी ए प्लस कितना पी बी और प्लस कितना हो जाएगा दिस इज पी सी। ठीक है, फिर इनमें दो जो कॉमन होते हैं, इंटरसेक्शन होते हैं, उनके पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं। इनको रिमूव कर दीजिए, बी इंटरसेक्शन सी माइनस कितना हो जाएगा पी सी इंटरसेक्शन दिस इज ए। और फिर क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो सिंस यहाँ पे चूँकि हम यहाँ पे है, चूँकि सिंस ए बी एंड सी आर क्या है, ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये स्वतंत्र है। ये जो घटनाएं हमारी ये क्या है, स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि यदि ये दोनों जो है स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे हम, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, फिर पी यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी पी बी इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी बी इंटू हो जाएगा दिस इज पी सी। और पी यहाँ पे सी इंटरसेक्शन ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगा पी सी इंटू यहाँ पे पी सी इंटू कितना हो जाएगा दिस इज पी हो जाएगा। एक और चीज़ बच गया, वो क्या हो गया, थर्ड हो गया। चूँकि इंडिपेंडेंट है तो एक है और ये जो है आपका दूसरा है और ये तीसरा है, इसको हम क्या लिख देंगे, पी ए इंटू दिस इज पी बी इंटू कितना, ये हो जाएगा पी सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, तो 1/2, 1/3 और 1/4 ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि तीनों के द्वारा इसको मिल के सॉल्व करने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगी 1/2 प्लस कितना 1/3 प्लस कितना 1/4 माइनस कितना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 इंटू कितना 1/3 प्लस यहाँ पे प्लस नहीं माइनस, क्योंकि इसको घटाना है हमको, 1/3 इंटू कितना हो जाएगा 1/4 माइनस कितना 1/4 इंटू हमारा जो पी ए है उसकी वैल्यू कितनी है 1/2
और फिर लास्ट में क्या करना है, सबको जोड़ लेना है हमको, दोनों को 1/2 1/3 और कितना हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेनी है। तो यहाँ बताइए कि इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा, इसको अलग से सॉल्व कर लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12 हमारा। ठीक है, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा -1/12 हो गया और ये हो जाएगा 1 कितना, दिस इज़ 8 और ये हो जाएगा 1 कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो ये कितना हो गया बताइए, ये हो गया 13/12 माइनस यहाँ पे इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 24, तो ये आपका 4 आ जाएगा, प्लस माइनस सब में से कॉमन हो जाएगा, है ना, माइनस सब में से कॉमन हो जाएगा, ये +4 हो गया, यहाँ पे आपका +2 हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा और ये +1 कितना हो जाएगा 24, है ना। तो ये हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, 13/12 हो गया माइनस 9/24 हो गया और ये हो गया प्लस हमारा 1 कितना 24। ठीक है, अब देखिए अब ये हो जाएगा, टोटल आप 24 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, -9 हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 27 - 9 आपका 24, तो ये हो जाएगा हमारा 18 कितना 18/24, तो ये 3 टाइम्स कटेगा 6 से और ये कितनी बार कटेगा, ये 4 से, तो बेसिकली हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो, तो ये चांसेस हैं कि यदि तीनों इसको मिल के सॉल्व करें तो ये चांसेस हैं कि इसको कितना हो जाएगा, 75% चांसेस हैं कि क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरे का 4th पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए ये टोटल जो हो जाएगा हमको, हाँ ये फार्मूला है जो आपको याद रखना है, यहाँ पे ये जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है, ये है, तो 3 टाइम्स है PA + PB + PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PC इंटरसेक्शन A प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, एक दूसरे से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये एक कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। चलिए अब जो है हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 4th। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है 4th का फर्स्ट पार्ट, जो 4th का फर्स्ट पार्ट है, हमको दिखाना है कि क्या है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने वर्धमान फलन है। ठीक है, तो इसको भी शो करने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, इसको भी दिखाने के कई सारे तरीके हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है, वो क्या हमारा f(x = 7x - 3)। ठीक है, 7x माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम ग्राफ पे देखना चाहें तो आराम से इसको देखा जा सकता है। ग्राफ पे यदि इसको हम देखना चाहें तो आराम से इसको हम देख सकते हैं। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो लाइन बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, y = 7x - 3 बन जाएगी। जैसे ही क्या कर लेंगे हम कि x = हम 3 रखें, x = यदि हम यहाँ पे 0 रखें तो y = कितना मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। ठीक है, -3 मिल जाएगा और इसका जो स्लोप है वो कितना है, 7 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो गया -1, ये हो गया -2 और यहाँ पे ये हो गया वो -3 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा, ये हमारी लाइन हो जाएगी। अब ये बताइए कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप जो है यहाँ पे आप कोई पॉइंट लें, ठीक है, और इस पॉइंट की जो हाइट होगी, इसके जस्ट अगला पॉइंट ले, यहाँ पे इसकी जो हाइट होगी, तो क्या होना चाहिए, कोई भी अगला पॉइंट अपने से पिछले वाले पॉइंट्स की जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, चाहे जो हाइट होनी चाहिए वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि क्या है हमारा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा तरीका क्या है इसको दिखाने का कि हमारे पास f(x = 7x - 3) है, क्या कर लेते हैं इसको, यहाँ पे कोई वर्धमान फलन होता है, हमारे पास कोई वर्धमान फलन होता है तो उसका जो है dy/dx क्या होना चाहिए, हमेशा >0 होना चाहिए। इसको हम डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। तो अगर हम जो है जो आपका दिया हुआ फंक्शन है
इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें इसको तो कितना मिल जाएगा, 7x - 3 मिल जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 7x की वैल्यू 1, यहाँ पर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, दिस इज 7। अब 7 क्या होता है आपका, ग्रेटर देन 0 होता है, तो चूंकि ग्रेटर देन 0 होता है देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे f(x) हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वर्धमान फलन हो जाएगा। वर्धमान मतलब क्या होता है कि हमेशा जो बढ़ता रहे, ठीक है, ये हमारा वर्धमान फलन है, ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के लिए हमने 4th का फर्स्ट पार्ट कर दिया, ठीक है, बाकी हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मेहनत करिए, आप लोगों को बहुत अच्छा नंबर मिले, भगवान ऐसा करें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। अभी जो प्रश्न पत्र है इसके चौथे प्रश्न तक हम लोग समझे हैं और मुझे लगता है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बेसिक बात यह है कि चूंकि सर का समय थोड़ा सा कीमती है इसलिए सेशन हम रिकॉर्डेड सेशन चला रहे हैं। ये लाइव सेशन नहीं था। आई थिंक बहुत सारे आपके कमेंट्स हैं जो उनका प्रॉपर आपको जवाब नहीं मिल पाया होगा, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं कि आपको बेस्ट दें। जो भी यहाँ पे सलूशन आपको मिले होंगे इन सलूशंस को आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखते जाइएगा, क्योंकि सर भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं है स्मार्ट बोर्ड के लिए, लेकिन फिर भी अभी देखिए आज बहुत अच्छा चला, कल का सेशन इससे भी बेहतर होने की उम्मीद है। तो आप सभी जुड़े रहिए। बाकी किस तरह की असुविधा के लिए आप हमें कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे और फिर बायो की क्लास भी हम लोग 8 बजे से देखेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू सो मच। रवि कानमत त्रिपाठी की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। कल शाम को 7 बजे फिर हम लोग मिलेंगे, चौथे प्रश्न से आगे और इन सारे प्रश्नों को लगाने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, फिर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।